वेलकम एवरीवन टू ज्ञानी सीए द ज्ञान एट योर फिंगर टिप्स। और आज मैं शुरू करने वाला हूं दी इकोनॉमिक टाइम्स अगस्त 27 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। मेरी ये वीडियो उन सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो भी अपनी नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं ऑन टॉपिक्स लाइक बिजनेस, स्टॉक, स्टार्टअप्स, इनके बीच में क्या चल रहा है, अवेयरनेस लाना चाहते हैं रिलेटेड टू ऑल फाइनेंस नॉलेज। तो जल्दी से शुरू करते हैं दी इकोनॉमिक टाइम्स। पहले मैं जल्दी से आपको की फोकसेस और की एरियाज बता दूं जो 27 अगस्त की न्यूज़पेपर में डिस्कस हुए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस हुआ है, फिर हम जल्दी से न्यूज़पेपर की एनालिसिस शुरू करेंगे। ई व्हीकल सबसे पहला पॉइंट जो एक कवर हो रहा है, ई व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जाए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। सबसे पहली चीज, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या मदद करता है? बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला है बैंक्स को कि अगर ये सेक्टर्स के लिए कोई भी बिजनेस लोन या फिर क्रेडिट लेने के लिए आ रहा है तो उनको एम्फोसिस और उनको तवज्जो दिया जाए। क्या है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एरियाज? अभी तक 7 सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट के लिए कोई क्रेडिट ले रहा है, हाउसिंग के लिए, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी। अब गवर्नमेंट आरबीआई के पास जा रही है कि इन सब के अंदर ई व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया जाए। और बैंक्स को क्या बोला जाता है कि दे शुड एक्सटेंड 40% ऑफ देयर नेट बैंक क्रेडिट टू दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो जो भी कंपनीज ई व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, उनके लिए उनका स्टॉक काफी तेजी से बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगला इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट जो डिस्कस किया गया है, B20 समिट के बारे में बात किया गया है। क्या है B20? B20 G20 फ्रेमवर्क का ही पार्ट आता है। G20 के अंदर काफी सारे फ्रेमवर्क्स में काफी सारे समिट हेल्ड किए जा सकते हैं, जैसे B20, C20, L20, W20। इनमें से ही B20 है जिसका जो दिल्ली में अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ था, जिसका फोकस एरिया था पब्लिक डीजी इंफ्रा। पब्लिक डीजी इंफ्रा के बारे में बात करी गई है, जो कहता है कि कैसे एमएसएमईज की वाइडर कस्टमर एक्सेस को ये बढ़ाने में मदद करेगा। आधार फ्रेमवर्क इसका एक पार्ट है। कैसे इजी लोन और क्रेडिट एक्सेस, लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में पब्लिक डीजी इंफ्रा का ज्यादा से ज्यादा तेजी कैसे मदद कर सकता है। इसके बाद एक और पॉइंट जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस में जल्दी से हम देखेंगे वो है ज्वाइंट वेंचर एल&टी, आईओसी और रिन्यू का, जिसका नाम है GH फॉर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो काम करेगा ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस में। अभी तक जो भी हाइड्रोजन है वो ग्रे है, और ग्रीन हाइड्रोजन काफी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा जो बहुत सारी जगहों पे यूज किया जा सकता है। और ये माना जा रहा है कि 2030 तक इसकी 12 मेगा 10 की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका 40% प्रोडक्शन इंडिया में हो सकता है, और जिसमें ये जॉइंट वेंचर काफी मदद कर सकता है। अगला पॉइंट आ जाएगा जो डिस्कस किया गया है वो है पॉकेट एफएम का, जो कहता है कि पॉकेट एफएम जो 2018 में बनी थी, सीरीज सी फंडेड कंपनी है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करना चाहती है। पॉकेट एफएम क्या है? एक ऑडियो कंटेंट प्रोवाइडर कंपनी है जो बहुत सारी ऑडियोज प्रोवाइड करता है। उसका सबसे मेन सेलिंग प्रोडक्ट है इंस्टा मिलियनेयर, जो 82 सीआर कमा चुका है, और उसके बाकी 10 शोज मोर देन 8 सीआर कमा चुके हैं। तो इनका एम है कि वो अपना ARR, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, 820 सीआर कर लें और बाय 2024 300 मिलियन का ARR टच कर पाए। वो मोस्टली फंडेड है 109 मिलियन एंड 900 करोड़ बाय सिलिकॉन वैली बैंक, लाइट स्पीड और टेंसेंट। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा गया है कि उसके पास 3289 करोड़ के ऑर्डर्स आए हैं। इसके बाद ONDC नेटवर्क के बारे में बातचीत है जो हम डिस्कस करेंगे, और चंद्रयान 3। ठीक है, तो जल्दी से न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। ये हूं मैं पहले पेज पे। पहले पेज पे बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने नेम किया है चंद्रयान 3, जो रिसेंटली एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए और इंडिया के लिए, कि हमारा जो चंद्रयान 3 था वो सेफली लैंड हो गया। उसका जो लैंडिंग साइट है उसका नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। इससे पहले चंद्रयान 2 लैंड हुआ था, उसके पॉइंट को बोला गया था तिरंगा। अगला पॉइंट आ गया है, पूछा गया है कि भैया एम्प्लॉइज के लिए कि हाइब्रिड या फिर वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस क्या करना चाहोगे? तो लोग हाइब्रिड को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है हाइब्रिड फॉर दी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। अगला ई व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे थे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ई व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। पावर मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट आरबीआई से बात करने वाली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ई व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। और फेम 1
कि जो फेम वन पॉलिसी हमारी जो है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उस प्रोग्राम के तहत काफी सारी सब्सिडीज दी जाती है लोगों को और कंपनीज को जो भी ई व्हीकल में काम कर रही है, तो इसको जल्दी ज्यादा तेजी रूप से बढ़ाया जाए। तो ये बहुत अच्छा पुश हो सकता है जो भी कंपनीज ई व्हीकल को बना रही हैं। अगर मैं ईवीज की बात करूं तो इस क्वार्टर में, इस हाफ ईयर वन में ईवी की जो सेल्स है वो 7 लाख क्रॉस हो गई है, जो बहुत बड़ा नंबर है। एक बार आपको कार के स्टैट्स बता देता हूं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, तीन तरीके की कार्स इस वक्त मार्केट में है, आईसीई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड। आईसी होता है इंटरनल कंबशन इंजन, जो पेट्रोल और डीजल की व्हीकल्स होते हैं। दूसरा आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर मैं सिर्फ जैन टू जुलाई H1 की बात करूं तो आईसीई की सेल्स 2.2 मिलियन है, जिसमें सिर्फ 5% का ग्रोथ हुआ है। बट अगर मैं हाइब्रिड्स की बात करूं तो वो 47,000 बिक चुकी हैं जैन टू जुलाई में, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 3,112। तो हम देख सकते हैं जो भी कंपनीज हाइब्रिड कार्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं उसके स्टॉक्स में काफी तेजी देखी जा सकती है। तीसरा आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 58,131% का ग्रोथ यहां पर भी देखा गया। कंपनीज की मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी हुंडई मार्केट लीडर्स हैं आईसीई के अंदर, और हाइब्रिड के अंदर आजकल जो मेन कंपनी चल रही है वो है टोयोटा, मारुति सुजुकी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी नाम है टाटा मोटर्स का, जिसका शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एमजी मोटर्स। ठीक है, तो ये देखा जा रहा है कि ईवी व्हीकल्स में हाइब्रिड को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ईवी को हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में दोनों का मैकेनिज्म आ जाता है, इंटरनल कॉम्बशन इंजन भी आ जाता है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक मोटर भी जुड़ी होती है। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज हम देख रहे हैं वो है पोस्ट से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। बहुत सारी लॉ फर्म्स के पास केसेस काफी एनहांस रेट पे आ रहे हैं, बट उसमें दिक्कत ये आ रही है, दोज आर नॉट सेक्सुअल हरासमेंट केसेस। तो ये लॉ फर्म्स के लिए डिस्टिंग्विश करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, व्हाट शुड गो इनटू सेक्सुअल हरासमेंट एंड व्हाट इज जनरल ग्रीवेंस। आजकल कोई भी केस ग्रीवेंस से रिलेटेड हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो, विमेन वगैरह पोस्ट के अंदर रजिस्टर कर रही हैं, विच इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या वो एक्चुअल में सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है भी या नहीं। तो इसके अंदर काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंटरनल कमिटीज काफी सारी जजमेंट्स ली जा रही हैं। इसके बाद अगली जो हमारे लिए न्यूज आ जाती है वो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा न्यूज नहीं है। मणिपुर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसकी वजह से सेशंस नहीं हो पा रहे हैं। इंडिया चाइना नेगोशिएशन हो रहा है ऑन द बैटल इन लद्दाख से रिलेटेड पॉइंट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ जाता है रिलेटेड टू बिजनेस, जो हमारा आ जाता है पब्लिक डिजिटल इंफ्रा इंप्रूव किया, विल इंप्रूव कैपिटल एक्सेस, ये बोला गया है मास्टर कार्ड के सीईओ के द्वारा। क्या बोलता है पब्लिक डिजिटल इंफ्रा का मतलब हो जाता है एनहांसिंग द रीच फॉर एमएससी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी हम इंटरनेट यूज करते हैं वाइडर रीच आ जाती है, चाहे हमारा आधार सिस्टम हो, आधार फ्रेमवर्क हो, ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसका जितना ये हमारा इंप्रूव होगा उतना एमएसएमईज को मदद किया जा सकता है, बैंक्स को मदद होता है to have a better KYC of their loan seekers right। तो ये बहुत मदद करने वाला है लोअर इनकम एज ग्रुप्स को। और ये बोला गया है कि जो हमारा आधार का फ्रेमवर्क है वो इतना सुपर हिट है कि अफ्रीकन नेशंस ने भी बहुत अडॉप्ट किया है। कंट्रीज लाइक इथियोपिया, बोत्सवाना, टोगो, दे आर यूजिंग सिस्टम लाइक अस, दैट इज द आधार सिस्टम। तो ये पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या होगा, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छी से हमारा ग्रो होगा, इसकी वजह से माना जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो सकती है, इजियर एक्सेस टू लोन्स मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट था ज्वाइंट वेंचर, जो हमारा एल&टी, आईओसी और रिन्यू के बीच में हो रहा है। 33.33% का स्टेक होगा। जीएच फॉर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम होगा। मेन काम क्या है उनका, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का उनका मेन फोकस है कि ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप किया जाए, उसके डेरिवेटिव्स लाइक अमोनिया, मिथेनॉल एक्सेट्रा, इनके रिलेटेड एसिड्स को प्रोड्यूस किया गया। और ये माना जा रहा है कि 12 मेगा एमएमटी की रिक्वायरमेंट होने वाली है 2020-2030 में, और 40% जो एलिमेंट है इंडिया प्रोड्यूस करने वाला है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर इन तीनों कंपनीज के बीच में, जो धीरे धीरे स्टेजेस के ऊपर बढ़ रहा है, जिसकी टर्म शीट लास्ट ईयर साइन हो चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो हमारी देखे जाने वाली है वो है पॉकेट एफएम की। पॉकेट एफएम एक ऑडियो कंटेंट है जो सीरीज सी से काफी डेवलप हो रहा है। एक इंडियन स्टार्टअप है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑडियो एंटरटेनमेंट के लिए। 328 करोड़ की फर्दर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसका प्रोडक्ट इंस्टा मिलियनेयर 82 करोड़ रेवेन्यू में कमा रहा है। बाकी प्रोडक्ट्स भी मोर देन 8 CR कमा रहे हैं। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, दे आर सीकिंग टू स्पेंड 20% ऑफ देयर एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू फॉर देयर कंटेंट क्रिएशन, एंड दे आर लुकिंग टू अचीव 830
CR इन देयर ARR बाय द एंड ऑफ 2023, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। और उनका ऑब्जेक्टिव है अपने ARR को $300 मिलियन तक ले जाना बाय 2024, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। अगर मैं बोलूँ ये किसके द्वारा फंडेड है, तो इट्स मेन फंडेड, उसने अभी तक 109 मिलियन रेज कर लिया बाय सिलिकॉन वैली बैंक, लाइट स्पीड और टेंसेंट। इसके बाद हमारा अगला आ जाता है मेन फोकस। बड़े बड़े BP या फिर अगर मैं बोलूं ब्रिटिश ऑयल और गैस कंपनी प्लान कर रही है 55 to 65 बिलियन डॉलर एनर्जी ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करने की। BP का चीफ कह रहा है फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल्स को भी एक साथ चलाओ ताकि बेस्ट ट्रांजिशन हो पाए, और आने वाला जो समय है वो ग्रीन फ्यूल, रिन्यूएबल फ्यूल के लिए होने वाला है। जो भी कंपनी इनसे रिलेटेड चीजों में काम कर रही है उनमें काफी भारी मात्रा में इंक्रीज देखा जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज आ चुकी है कि उनको 3289 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं। क्वेश्चन भी आ जाता है ऑर्डर किससे रिलेटेड है। ऑर्डर्स हैं सप्लाई करने के लिए लो लेवल लाइट वेट रडार्स, सोनर्स, IFF सिस्टम्स, सैटकॉम सिस्टम्स, ER पेलोड्स, TRM जैमर्स वगैरह के लिए, इनक्रिप्टर्स के लिए काफी बड़ा ऑर्डर आ चुका है, जो एक अच्छी न्यूज है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा न्यूज आ जाता है, एक आर्टिकल इन्होंने दिया है ओपन नेटवर्क एंड डिजिटल कॉमर्स ONDC नेटवर्क के ऊपर, कि कैसे ONDC के अंदर अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज हो रहा है, जो देखा जा रहा है। क्या है ONDC, एक बार समझते हैं। सबसे पहले देखो, ONDC जो है एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बनाया है, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके अंदर एक डिजिटल ई-कॉमर्स इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जो इनोवेशन लेके आएगा, कॉस्ट एफिशिएंसी लेके आएगा, फेयर कंपटीशन लाएगा इन द ई-कॉमर्स सेक्टर। क्या है ONDC? ONDC एक ई कॉमर्स सिस्टम है जिसमें दो तरीके की एप्स एक साथ सिंक्रोनाइज वे से काम करेंगी। दो एप्स हैं इसमें, बायर एप्स होती हैं जो कंज्यूमर फेसिंग एप्स होती हैं, जैसे कि हम जोमेटो, पेटीएम, स्विगी देखते हैं, जहां पे कंज्यूमर एक ऑर्डर प्लेस करता है। तो ये बहुत सारे इकोसिस्टम, बहुत सारे वेंडर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, जहां पे एक ही जगह पे ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे। मतलब आपके पास जो भी मर्चेंट्स होंगे, जो भी पहले अगर लेट्स से कोई भी वेंडर है, अगर कोई भी वेंडर अमेजोन पे लिस्ट है और एक वेंडर फ्लिपकार्ट पे लिस्ट है, अगर आप ONDC को यूज करते हैं तो इन दोनों के वेंडर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बायर एप्स और सेलर एप्स है। सेलर एप्स वो होती हैं जो ऑनबोर्ड करती हैं मर्चेंट्स को। बायर एप्स का मैं एग्जांपल दूं तो पेटीएम, फोन पे का पिन कोड, जोमेटो, मैजिक पिन। ठीक है, तो इन ONDC के प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपको कॉस्ट सिंक्रोनाइजेशन मिल जाएगा। मतलब अगर एक बंदा है जो जनकपुरी में रहता है न्यू दिल्ली के अंदर, और वो एक ऑर्डर प्लेस करता है जोमेटो से, और तो जोमेटो से अगर वो ऑर्डर प्लेस करता है तो सिर्फ जोमेटो वाला डिलीवरी देगा उन प्रोडक्ट्स की जो उसने मंगवाया। बट अगर वो ONDC से प्रोडक्ट प्लेस करता है फ्रॉम सेम वेंडर जो वो जोमेटो से करता है, तो उसी केस के अंदर किसी और ने भी उसी जगह के अंदर ऑर्डर प्लेस किया था, तो सेम लोकेलिटी में उन दोनों को एक ही बार में ऑर्डर मिल जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफी हद तक रिड्यूस करी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ये मैंने एग्जांपल दिया। अगर आप पेटीएम की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे ONDC क्लिक करेंगे तो आपको सर्विसेज में ONDC आजकल यूज हो रहा है, कि आपको इन फूड वगैरह सर्विसेज का एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मर्चेंट्स दिख जाएंगे, लोअर कॉस्ट दिख जाएगी। ONDC ग्रोसरी एट ONDC, तो अभी इन सेक्टर्स के लिए ONDC का यूज किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे इनिशिएटिव है कि काफी बड़ी बड़ी आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इसके अंदर जोड़ा जाए। अभी तक फूड डिलीवरी इसके अंदर आ रही है, ग्रोसरी आ रही है, कुछ छोटे मोटे सर्विस के चीजें इसके अंदर आ रही हैं। तो ये हमारा ONDC है। अब दिक्कत क्या आई है ONDC के अंदर, अगर मैं बात करूं ONDC के अंदर जो मेन न्यूज निकल के आई है वो ये है कि ONDC के ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी यूज करी जा रही है। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज इन द सेंस, जो सेलर एप्स हैं वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रही हैं। सेलर एप जो है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रही हैं फ्रॉम डिफरेंट मर्चेंट्स, जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है, जिसके बुनियाद पर ONDC बनाया गया है। तो ONDC एक ओपन नेटवर्क है जो अभी ओलिगोपोलिस्टिक ट्रेड्स दिखा रहा है, जो गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है, और इसको करने के लिए गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव ले रही है। गवर्नमेंट बोल रही है दैट no seller apps should indulge in anti competitive practices। तो अगर वो प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगी तो ONDC के पास पावर है कि वो उनका ऑडिट करवा सकती हैं, और अगर कुछ भी
अलग से निकल के आता है तो वो उनको बैन भी कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है ओएनडीसी से रिलेटेड, जो एक न्यूज़ आर्टिकल में मैंने संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बता दिया है। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने प्रैक्टिसेस, अपनी जो भी प्राइसेस हैं उनके बारे में ट्रांसपेरेंट रहें, ये ओएनडीसी की पॉलिसी है। ठीक है, तो जो भी बायर है दे शुड डिस्प्ले द नेम ऑफ द सेलर एंड द सेम प्राइसेस, बाकी उसे क्या चार्ज कर रहा है, किसी और से क्या चार्ज कर रहा है, एक वो प्राइस उनको वहां पे डालना चाहिए। अब ओएनडीसी की अगर मैं स्केल के बारे में बात करूं तो 1 लाख ट्रांजेक्शन पर डे उसकी हो रही हैं, और नॉन मोबिलिटी आइटम्स के बारे में बात करूं तो 30 to 35,000 ऑर्डर्स पर डे उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करे जा रहे हैं। मैक्सिमम वही ओएनडीसी का फूड डिलीवरी ट्रांजेक्शन के लिए हो रहा है जो 70% है, रेस्ट ग्रोसरी और न्यू कैटेगरीज आ रही है, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बट ये जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं इनको हटाने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नया रोल ला सकता है। अगली न्यूज है एडोब मैन, जिसने पीडीएफ को जन्म दिया, उनकी डेथ हो गई है, जॉन वॉर्नॉक की। पीडीएफ उनका क्यों लाए थे वो एडोब में, पीडीएफ उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिफरेंट कंप्यूटर्स पे अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशन आ रही है। ही वांटेड अ यूनिफॉर्म वे ऑफ रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन डिफरेंट लैपटॉप, जिसकी वजह से उन्होंने पीडीएफ को मैन्युफैक्चर किया था। नेक्स्ट आ जाता है ई बस ड्राइवर का फेम फेज 2 के अंदर। Government is initiating and procuring more and more e-buses, which will help different states or help in lowering the pollution cost as well. Next हमारी जो न्यूज आ जाती है वो है, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है, इसके बाद कुछ थोड़ी बहुत संडे चार्टर है रिलेटेड टू नॉट सो इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद स्पेस एक्स की एक न्यूज है कि जो स्पेस एक्स हमें पता है एलन मस्क की कंपनी है, जो स्पेस में अलग अलग, इफ आई टॉक अबाउट स्पेस एक्स जो है अलग अलग स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करती है। तो स्पेस एक्स के ऊपर एक लॉ सूट फाइल हुआ है दैट इट इज नॉट हायरिंग रेफ्यूजीज एंड असाइलम रिसिपिएंट्स व्हिच इज अगेंस्ट द यूएस पॉलिसी, एंड दिस इज क्रिएटिंग टू व्हाट आई कॉल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट नॉन सिटीजन्स। तो एलन मस्क के अगेंस्ट ये लॉ सूट फाइल हुआ है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं ला सकते हैं, और आप किसी भी इसी बुनियाद के ऊपर कि वो यूएस का सिटीजन नहीं है इसलिए हम उसको हायर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं ला सकते हैं। तो ये लॉसूट फाइल हो चुका है एलन मस्क के अगेंस्ट। अगला पॉइंट आ जाता है चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है। चाइना का जो एमएससीआई चाइना इंडेक्स है, जिसके ऊपर वहां के लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, वो 11% फॉल हो गया है, और इसका मेन मेन रीजन बोला गया है कि ग्लोबल फंड्स ने $11 बिलियन विड्रॉ कर लिए हैं चाइना से। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट जो चाइना है, वहां से $11 बिलियन विड्रॉ कर लिए हैं ग्लोबल फंड्स ने, और उनका मेन ये है कि वहां पे लैक ऑफ कॉन्क्रीट मेजर्स हैं इकोनॉमी के अंदर, पॉलिटिक्स है इकोनॉमी की, गवर्नमेंट दे आर नॉट फीलिंग सो स्ट्रॉन्ग, और वहां के बाद कोविड के बाद थोड़ा बहुत रिकवरेबिलिटी का इशू है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, 11% बहुत बड़ा नंबर है चाइना जैसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के लिए। अगला पॉइंट जो हमारा आ जाता है, नेक्स्ट न्यूज जो हमारी इंपॉर्टेंट आ जाती है, चंद्रयान। चंद्रयान से रिलेटेड न्यूज एक बार अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज हम समझते हैं चंद्रयान से क्या बेनिफिट्स है, क्या है चंद्रयान की उपलब्धियां। अगर मैं चंद्रयान कॉस्ट की मिशन की बात करूं, चंद्रयान का जो इस बार का चंद्रयान 3 था, उसकी कॉस्ट सिर्फ $75 मिलियन थी, विच इज 615 करोड़, जो 30% लेस थी चंद्रयान 2 से, और बाकी नासा वगैरह के जो प्रोजेक्ट आते हैं उससे तो बहुत बहुत ही कम थी। अब कितना बेनिफिट हुआ है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद, जैसे ही विक्रम लैंडर हमारा डिसेंट हुआ चांद के ऊपर, 13 कंपनीज के स्टॉक ऐसे स्काई रॉकेट हुए कि $2.5 बिलियन इन मार्केट वैल्यू का गेन हुआ। ये स्टॉक्स आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें 14% का इंक्रीज आया, गोदरेज इंडस्ट्री 7%, पारस डिफेंस, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मिश्रा धातु निगम, लिंडे इंडिया, एलएनटी, एवेंटेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। तो ये ऐसे स्टॉक हैं जिसमें जैसा जैसा इसरो और हमारा विक्रम लैंडर अच्छा काम करेगा, उतना ये स्टॉक्स इंक्रीज करे जा सकते हैं, जो आपके नेक्स्ट बाय में हो सकते हैं। अपकमिंग मिशन की बात करी गई है, इसरो का नेक्स्ट मिशन है सन मिशन, जो आदित्य L1 होगा, जहां पे इसरो का ऑब्जेक्टिव है कि वो एक हेलो प्लैनेट के अंदर अपना स्पेसशिप लगाएंगे, जहां से उस सन को स्टडी कर पाएंगे। और उसके अलावा एक और मिशन जो हमारा पाइपलाइन में है वो है गंगायान स्पेस मिशन, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाला है, जिसमें 3 मेंबर्स ऑर्बिट में लेके जाए जाएंगे 400 किलोमीटर्स के लिए फॉर 3 डेज, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। तो ये है हमारी चंद्रयान से रिलेटेड न्यूज। 30% एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हुआ है, $75 मिलियन का
प्रोडक्ट प्रोजेक्ट था हमारा 2.5 बिलियन डॉलर वैल्यू में 13 स्टॉक कंपनीज के बढ़ चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी न्यूज है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। इसके बाद यही है स्टॉक मार्केट, जैसे मून की बात करें, मून की वजह से काफी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। हीलियम अगर हीलियम के पार्ट्स मिले जाते हैं मून के ऊपर, एक ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी, जिसके बाद विच विल हेल्प इन एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हैबिटेशन ऑन द प्लैनेट ऑन द स्टार मून, जो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। काफी इंटरेस्ट आ रहे हैं ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के फ्रॉम दी प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल। तो इसके बाद लीजर की कुछ न्यूज है। अगर मैं बात करूं गेम्स के बारे में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है। इंडिया की न्यूज की बात करूं, नीरज अरोड़ा संडे को देखे जा सकते हैं मेडन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीते हुए। तो ये थी न्यूज रिलेटेड टू दी स्पोर्ट्स। बाकी बहुत बढ़िया तरीके से इकोनॉमिक टाइम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल प्लीज।